नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। अब अनोखी क्यों? अनोखी इसलिए कि आरएमएसएसबी के द्वारा कुछ भी नया पैटर्न बना दिया जाता है और आप तक वो परोस दिया जाता है एग्जाम में। तो उसी के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। पहली बात कि करंट अफेयर्स किस तरह का होता है, उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं रेगुलर वीडियोस में। और साथ में ये भी बता देता हूं कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आरएमएसएसबी के द्वारा, तो मैं वहाँ बता देता हूँ कि राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स साथ साथ में चल रहे हैं। यानी कि अभी पिछले जितने भी पेपर हुए हैं जिसमें से करीबन 25 क्वेश्चंस के आसपास के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए और उससे रिलेटेड राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन साथ में ऐड किए गए हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो हम लोग जो है लाइब्रेरियन के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए तैयारी करके बैठे हैं कि इस बार सीट लेनी है, तो उनके लिए मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास आप तक परोस रहा हूँ। तो आप लोगों को आराम से उसको देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को किस तरह से आपको हैंडल करना है ना। बस छोटे सा टिप्स दूंगा और वो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो वीडियो के लास्ट तक ये जरूर देखना क्योंकि ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओसाई फॉर लाइब्रेरी साइंस में जो करंट अफेयर्स का जो फेज है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही बड़ा जो है सुमेर जी सर के द्वारा काम किया जा रहा है। ओनली 999 रुपीज में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। ये जो कोर्स है वो आपको काफ़ी हद तक बहुत ही बेनिफिट होगा। साथ में बता देता हूँ कि अगर आप सेकंड पेपर की बहुत अच्छी से तैयारी करना चाह रहे हैं, सर पहले से सिलेक्टेड हैं एंड आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी देंगे क्योंकि इस बार कोर्स नया आया है, सिलेबस नया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा। तो ये आपको मिलने वाला है एक ऑनलाइन स्कूल इंडिया का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाएगा, वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। सिर्फ ये लिखना है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी जानकारी लेनी है उनसे लीजिए, ये उनके नंबर हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम खराब नहीं करेंगे। और हाँ, अब सबसे बड़ी है कि आप लोगों में से काफ़ी सोच रहे हैं कि सर देर भाई, बड़ी देर भाई, हाँ बहुत दिनों के बाद में आए। तो ये सब गलती आपकी है ना, शिकायत करना नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और क्या चेंजेस करना चाहिए मुझे। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग है ना जिम के चले गए और कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मुझे कमेंट किया कि सर ये अच्छी रहेगी, है ना। अब एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप जब शादी में जाते हो तो बान तो जरूर जो बान होती है ना वो आप जरूर देख के जाते हो। तो इसमें भी यही होता है, यूट्यूब में भी थोड़ा सिमिलर है। अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ लेके जाओगे लेकिन साथ में आपको बान भरनी पड़ेगी। वो क्या होगा? सिर्फ लाइक और कमेंट करना। जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करना तो क्या है, चलते चलते लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान में चल रहे जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जल जीवन मिशन में कितने गांवों को यहां पे रखा है तो ध्यान रखिएगा, 3213 गांवों के लिए यहां पर सेक्शन किए गए हैं पैसे, ठीक है। 6872 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना को मंजूरी दी गई। अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए जनवरी में हुआ, मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करता जाऊंगा। देखिए जनवरी से मैंने करंट अफेयर्स उठाना स्टार्ट किया है, तो ये अभी जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है। जैसे फरवरी में आएंगे तो फरवरी की आपकी करंट अफेयर्स मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो ये जनवरी में हुआ है, इसकी मंजूरी जनवरी में दी गई है, राजस्थान में चल रही है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब यहां पर देखिएगा इनका टारगेट क्या है कि एक जो पानी का नल है वो हर घर में लगना चाहिए, ये उनका टारगेट है। तो उन्होंने क्या कहा कि 2024 तक 84 लाख घरों में क्या पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा नल के द्वारा। और ये कौन कर रहा है? राज्य सरकार ने कोशिश करी थी लेकिन केंद्र सरकार ने भी उनकी हेल्प कर रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये काम कर रहा है। ओके, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं पहले बता रहा हूं कि हमारे जो हम लोग बात कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, तो हमारे केंद्रीय जल मंत्रालय को संभालने वाले मंत्री का नाम क्या है वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलिए, तो जल जीवन मिशन का एक लोगो रखा गया, उसका नाम बता देता हूं, उसका नाम है हर घर जल।
ओके, कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग उसका भी ध्यान रखिएगा। ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति के लिए ये स्टार्ट किया गया। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं जल जीवन मिशन की। इसकी शुरुआत कब हुई थी मैं आपको ये बता देता हूं। ये हुई थी 15 अगस्त 2019 को, राइट। उस समय यहां पर सिर्फ 11.57% लोगों के घर तक पानी पहुंचा था नल के द्वारा, यानी कि 11.74 लाख घरों तक ये पहुंचा था। लेकिन आज की, मतलब यहां पर बोल रहे हैं 2022 जनवरी तक के जो रिपोर्ट है उसमें 23 लाख घरों तक ये जो है सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। जिसमें परसेंटेज की बात करें, क्योंकि परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछने लायक होता है, तो 21.92% ये आप लोग, तो जहां तक ये जो सुविधा है वो पहुंच चुकी है, ये मिशन वहां तक पहुंच चुका है। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट आता है नागौर जिले में अभियान सिलिकोसिस केयर को। अब देखिएगा, नागौर जिले में एक अभियान किया गया था जिसका नाम है सिलिकोसिस केयर। एक अभियान किया गया था नागौर में, है ना। उसमें क्या हुआ था? एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, है ना। बस ये आपको बताने के लिए कि इस कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से उसको नवाजा गया। किसको? नागौर को। अब ये नागौर यहां पर है, थोड़ा थोड़ा आपको मैं जानकारी देता रहूंगा राजस्थान जीके की, तो काफी लोगों को नहीं पता होता मैप के बारे में कि राजस्थान का मैप किस तरह का होता है, और काफी ऐसे भी होते हैं जिनको जिले भी नहीं पता कि कहां कहां कौन सा जिला है। तो कोई नहीं, हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, तो यहां पर बीचों बीच नागौर है, और यहां पर क्या हुआ है? 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। किस कारण से? इन्होंने क्या किया? सिलिकोसिस केयर के एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें काफी ऐसे लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, और उनको ध्यान में रखते हुए ये जो है उन्होंने जो हम लोग कह सकते हैं अभियान की शुरुआत की थी। अब ये जो अवार्ड है उनको हैदराबाद में मिला है। अभी हैदराबाद, ओके, जो तेलंगाना में है, ये अवार्ड वहां पे मिला था। और वहां लेने कौन गए थे अवार्ड? ये तो नागौर के जो जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, वो इस अवार्ड को लेकर आए हैं। ओके, तो हैदराबाद है कहां? तेलंगाना में, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहां तक पूरी जानकारी हो चुकी है। ओके, तो जो एक पॉइंट रह चुका है वो है करीबन ये पूरे भारत में 748 जिलों में से ये जो है नागौर को ये अवार्ड मिला है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पूरे भारत में ये जो है अभियान चलाया गया था अलग अलग जगहों पे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के बिजनेस पोर्टल को टॉप 3 में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ई बिजनेस पोर्टल है जिसको टॉप 3 यानी कि तीसरे नंबर पे उसको रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो सम्मेलन है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ओके, ये जो सम्मेलन हुआ कहां है बता देता हूं, हैदराबाद में हुआ है। ओके, यहां पे फोटो भी है ना। ओके, यहां पे फोटो भी है जहां पे ये लिखा हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, 7 से 8 जनवरी के बीच में हुआ था। अब इसमें ये बता देता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ई बिजनेस पोर्टल देश में पहला प्रयोग किया गया कहां पर? राजस्थान में। ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ये बिजनेस पोर्टल देश में कहां लागू किया गया, सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया, तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान सरकार के सभी विभागों, अभी ये फायदेमंद क्या है उसके बारे में आपको काउंट करवा देता हूं कि राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ से आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये प्रोग्राम कैसा है, क्या नहीं है ना, क्या क्या आप लोग आगे की सुविधा कर सकते हो। तो ये यहां पर ये सम्मेलन हुआ था, उसमें राजस्थान को यहां पर ई बिजनेस पोर्टल को 30 नंबर पे रखा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आरपीएससी की बात कर रहे हैं। चलिए, जो आरपीएससी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। 10 जनवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा उन्होंने क्या किया? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। अभी आप लोग जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ही फॉर्म हो रहा है अप्लाई, है ना। उसमें होगा क्या, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें यह होता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों को, उसके बाद में बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि पहले क्या होता था कि जनवरी से पहले हर एक नए फॉर्म के बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ता था? नया पूरा का पूरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन इस बार आपको कुछ नहीं करना, एक बार रजिस्टर कर दिया फिर आपको सीधा अप्लाई करना होगा। ओके,
अभ्यर्थियों को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आईडी बोलेंगे, वो आप लोगों को यहां पर मिलेगा। ओके, अब यहां पर गवर्नमेंट और भी एक सुविधा करने जा रही है, वो है वन टाइम वेरिफिकेशन। एक बार ही आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में नहीं होगा, और वो सारी जानकारी एक ही पोर्टल पे होगी जिसका नाम है SSO। इसी में है ना, तो यहीं से आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहीं आपको यहाँ जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं प्रोजेक्ट में समय पर संविदा विशेषज्ञ और कर्मचारियों को रखने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल्स अपॉइंटमेंट टू सिविल रूल्स 2022 की अधिसूचना जारी की गई। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बन सकता है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल्स अपॉइंटमेंट टू सिविल रूल्स 2022 किसके लिए बनाया गया, तो मैं बता देता हूं ये संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया। किसके लिए? संविदा कर्मियों के लिए। जो संविदा पे लगते हैं ना, जो भी व्यक्ति संविदा पे लग जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल जितने सालों के लिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि कितना पेमेंट मिलेगा, कितना परसेंटेज उनका जो है पेमेंट काटा जाएगा, आने वाले टाइम में क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पे उन्होंने को दी गई है। तो हम लोग को थोड़ी सी जानकारी इसकी रखनी है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है, इसमें से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें बता देता हूँ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तय की गई एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसकी जानकारी, जिसकी रिपोर्ट का हमारे सामने कब लाया गया, जनवरी में लाया गया। ओके, 2022 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसे बोला जाता है ISFR 2021। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म नहीं दी जाती, शॉर्ट फॉर्म से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं होता ये क्वेश्चन कहां से आया। ओके, तो ISFR का फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसमें रिपोर्ट में क्या बोला गया कि राजस्थान में ये 2021 का पूरा रिपोर्ट है जो 2022 में प्रदर्शित हुई है। कुल वनावरण, ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है उसके ऊपर ध्यान रखना ना, क्वेश्चन फेर भी सकता है। तो राजस्थान में कुल वनावरण कितना रखा गया है, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। ये थोड़ा सा आप लोग याद करना चाहें तो कर भी लीजिए, है ना, बहुत अच्छा भी रहेगा। जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 4.87%। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको याद कर लीजिएगा। राजस्थान के वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 110.77 मिलियन टन है। अब ये क्या होता है, कार्बन स्टॉक क्या होता है, देखिएगा आप लोग जब वन की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन की मात्रा भी होती है उस जगह पे, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पे कार्बन की मात्रा भी होती है। उस कार्बन की मात्रा को वहाँ पर स्टॉक बोला जाता है, कार्बन स्टॉक बोला जाता है। जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना है, 1.54% है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। ओके, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें पॉइंट बनता है कि ये जो सर्वे था, है ना, और ये जो रिपोर्ट थी वो 17वां संस्करण था। कितना, 17वां संस्करण। एडिशन कौन सा था, 17th। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि आरक्षित वन क्षेत्र के हिसाब से भारत में राजस्थान का नंबर कौन सा है, तो याद रखना 15वें नंबर पे है राजस्थान। ध्यान रखना इस बात का। इसी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि आरक्षित वन क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, राजस्थान का नंबर है 15वां नंबर। ओके, अब इसी रिपोर्ट में एक बात कही गई कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यहां रखिएगा वो है उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। तो उदयपुर में अच्छे खासे वन हैं, तो सर्वाधिक वन कहाँ है, उदयपुर में। ओके, वन क्षेत्र में। सबसे कम कहाँ है, वो है चूरू में। यहाँ रहा चूरू, झुंझुनू के पास, बीकानेर के पास। तो सबसे कम कहाँ है, चूरू में है। ओके, पहले नंबर पर उदयपुर आता है, दूसरे नंबर पर आता है अलवर। याद रखना, दूसरे नंबर पे कौन आता है, अलवर आता है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला। अब यहां पर क्वेश्चन एक और घुमा सकता है, मैं आपको बता देता हूं। वो घुमाने वाला क्वेश्चन है, उसमें ये बोल सकता है कि सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जगह कौन सा है। तो अगर प्रतिशत जगह मान ली जाए, पूछ ली जाए, तो आपको क्या करना है, तो वहां पे पहले नंबर पे आएगा उदयपुर।
क्लियर। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यह पूछ लिया जाए कि सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो बता देता हूं वो है जोधपुर। ये दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए बिना प्रतिशत का तो ये ऑप्शन रहेगा सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू। परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया जाए उदयपुर और जोधपुर रहेगा। जोधपुर कहां है, ये रहा जोधपुर। ओके क्लियर। चलिए यहां तक तो आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ गई होगी। अब वन नीति के बारे में बात की है तो कुछ पॉइंट्स राजस्थान जीके के भी बनते हैं, उसके बारे में बता देता हूं। तो वन नीति में सबसे पहले आता है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1894। ये एग्जाम में पूछा गया है। 1894 का मतलब ये उस समय था जब ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश के द्वारा ही ये किया गया था, है ना, रिपोर्ट आई थी। चलिए अब स्वतंत्र भारत में कब हुआ था ये बता देता हूं। तो स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति बनाई थी 1952। क्लियर। अब यहां पर 1952 में उन्होंने इसको बना तो दिया था, लेकिन इसका जो है हम लोग कहते हैं ना संशोधन किया गया 1988 में, 1988 में। क्लियर है, संशोधन किया गया। अब संशोधन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, अब तो आप लोग लाइब्रेरियन बनने वाले हो। तो संशोधन उनमें किया गया, कुछ बदलाव किए गए। उसमें क्या बोला गया कि हर एक राज्य में कितने प्रतिशत, 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये क्लियर कर दिया था उन्होंने ये 1988 में। क्लियर। और कुछ है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के संरक्षण संबंधित कानून कहां बनाया गया, तो याद रखना जोधपुर रियासत के द्वारा बनाया गया। ये और इसकी डेट तो किसी ने लिखी नहीं, चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं 1910 में ये जो है किया गया। क्लियर। चलिए राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले जो वन अधिनियम पारित किया गया वो कब किया गया, तो ध्यान रखना राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले वन पारित किया गया 1953 में। कंफ्यूज मत हो जाना, 1952 में तो भारत सरकार द्वारा किया गया, राजस्थान के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया 1953 के द्वारा। राज्य की प्रथम वन नीति लागू कब की गई, तो याद रखना 2010 में की गई थी, और वो भी डेट में आपको बता देता हूं 17 फरवरी, है ना, याद रख लेना अगर रखना है तो, नहीं तो ईयर तो याद ही रहेगा। ये थोड़े से राजस्थान जीके की भी नॉलेज में आपको दे दी है, इसमें कुछ और पॉइंट्स तो नहीं रह गया, नहीं सारे पॉइंट्स आ गए। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट में चलें। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनवरी 2022 में क्या कर दिया भाई कि अजमेर स्थित अकबरी किले राजकीय संग्रहालय में तोप दागने का प्लेटफॉर्म मिला। अभी हाल ही में जनवरी में जब लोग ये सफाई कर रहे थे, है ना, अजमेर की एक जगह है, यहां पर जाइएगा कभी घूमने, तो वहां पे ये आपको राजकीय संग्रहालय भी दिखेगा अजमेर में। यहां पे कहा जाता है एक वक्त था जहां अकबर के द्वारा यहां पर मिशन किए गए थे राजस्थान के पूरे राजस्थान में। जब आप राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी। तो अजमेर में एक जगह है अकबरी किला, वहां पर एक तोप दागने का प्लेटफॉर्म मिला है, वो कहाँ है, अजमेर में। ध्यान रखना क्योंकि ये कभी कभी जब RSMS के दिमाग में आ जाता है ना तो पूछ भी लेते हैं नॉर्मल सा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इनको स्वाइप कर लेते हैं बहुत ईजी मानकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है बता देता हूं। देखिए इंडिया जीके भी आ सकता है, तो यहां पर ध्यान रखें 15 जनवरी को क्या आता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 2022 को क्या हुआ था, देश को और गौरवान्वित किया गया था। बहुत आप लोगों को प्राउड फील होगा कि इस अवसर पर जैसलमेर में खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था एक पहाड़ी पर, वो है जैसलमेर में, है ना, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये ध्वज कितना है, 225 फीट लंबा है। ये कितना है, 225 फीट लंबा है और 150 फीट जो है चौड़ा है। अब ये जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है ना, अशोक चक्र में, है ना, कमेंट करके जरूर बताना। तो अशोक चक्र का जो व्यास है, देखिए छोटे छोटे मैं पॉइंट्स पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को आदत पड़ सके कमेंट करने की, है ना, ऐसे तो मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट्स हैं। चलिए तो व्यास कितना है, 30 फीट रखा गया अशोक चक्र है, उसका व्यास का मतलब होता है इस कोने से इस कोने तक जाने का, तो है 30 फीट लंबा है। इस ध्वज में 4600 मीटर कपड़ा लगा है, जिसमें करीबन 23 लाख का खर्च आया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे दी है साथ साथ में। इसमें करीबन कहते हैं कि करीबन 25 कारीगर लगे थे और काफी टाइम लग गया था इसको बनाने में। चलिए अच्छा है, प्राउड मोमेंट है। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को जरूर दिख जाएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार ने से प्रदेश के चौथे और देश के 52वें टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बूंदी, सबसे पहला पॉइंट आता है बूंदी, दूसरा आता है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, नाम याद रख लीजिएगा, को केंद्र सरकार से प्रदेश के चौथे, उससे पहले भी 3 हैं, ध्यान रखना, ये चौथे नंबर पर है, और देश का 52वां टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे कौन है यहां पर, ध्यान रखना, वो है सवाई माधोपुर पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कहां है ये देखिए, सवाई माधोपुर यहां पर है। क्लियर, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, इसमें थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ओके, कहां पहुंचे, ओके, ये रहा सवाई माधोपुर। क्लियर, यहां पर कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। दूसरा आता अलवर में सरिस्का, अलवर कहां है, ये रहा अलवर, यहां पर कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब वहां पर जो आप लोग घूम भी सकते हैं, वहां पर हरियाली भी देख सकते हैं, लेकिन जो वहां पर टाइगर्स हैं, है ना, उनका ध्यान रखा जाता है और वहां पे उनकी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रोसेस किया जाता है। चलिए, कोटा में एक मुकुंदरा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 तो आ गया अलवर सरिस्का, नंबर 3 पे आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कहां है, कोटा में है, ये यहां पर है। अब बात आई है बूंदी, अब देखिएगा ये बूंदी वाला जो है ना रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, ये बूंदी में, और ये रहा बूंदी यहां पर। तो यहां पर जो बीच का जो जगह आती है ना, वो यहां पर ये है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। ये क्या करता है बताता हूं, ये 2 जगहों को जोड़ता है, कौन कौन सी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिविटी करने का काम करता है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है ये। क्लियर हो गया, थोड़ा याद भी हो जाएगा आप लोगों को, कुछ नया करने की हम लोगों ने कोशिश करी है ना, क्योंकि सुमेर जी सर बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कुछ ना छोटी सी पहल मैं भी कर दूं कुछ अच्छा सा करने की। तो ये है, बहुत प्यारी सी जगह है। ओके, तो ये बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट में मेरे दिमाग से स्वाइप हो गया, चौथे नंबर पर राजस्थान का है, लेकिन अगर इंडिया जीके के हिसाब से पूछ लिया जाए कि 2022 की रिपोर्ट तक टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में, ध्यान रखना 2022 की रिपोर्ट है, भारत में टाइगर रिजर्व कितने, तो आप लोग तो 52 करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। राइट क्या है, 53, अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी गई है ना, 53 है टाइगर रिजर्व। ओके, क्लियर है। चलिए, राजस्थान का 4 और इंडिया के 53, लेकिन ये 52 नंबर पे है ना। चलिए इंडिया के हिसाब से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए 98.55 करोड़ रुपए का व्यय करने का संशोधित प्रस्ताव रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां पर 100 करोड़ रुपए इनके लिए पहले से प्रस्तावित था, उसमें से उन्होंने 98.55 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि केंद्र सरकार ने दौसा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब यहां पर आता है MSME टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, काफी लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, इसकी जो फुल फॉर्म है यहां पर आप लोगों को दिख रही होगी, माइक्रो, M का मतलब होता है माइक्रो, S का मतलब होता है स्मॉल, M का मतलब होता है मीडियम, है ना। ये सारा का सारा जो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एंटरप्राइजेस, ई का मतलब हो गया एंटरप्राइजेस। ओके, तो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी एक पार्क बनाया गया है दौसा में। अब इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि पूरे जो उस एरिया में जितना यहाँ पे पार्क बनाया गया ना, उसमें सारी सुविधाएं होगी, और वहाँ पे करीबन 5000 कह रहे हैं कि 5000 युवाओं को वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, और वहाँ पे हर एक सुविधा है, छोटी से लगाकर बड़ी, सारे वहाँ पे उद्योग के काम मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये कहाँ पे करा गया है, दौसा में करा गया है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है, लागू किया गया है दौसा में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई।
अब ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के द्वारा क्या किया गया, तो ध्यान रखना क्या किया गया, किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कोशिश की गई, जिसमें क्या होगा, अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो विपणन तंत्र, जो वित्त विपणन तंत्र है, कृषि विपणन तंत्र है, वो भी फायदे में जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कृषकों की जो किसानों के जेब में अगर पैसा जाएगा तो कुछ और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कब किया गया, जनवरी 2022 को, क्योंकि हम लोग कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जनवरी की, जनवरी मंथ की। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या आया, ओके, जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल है, सबको पता है, एसएमएस हॉस्पिटल है ना, सबको पता है। वहां पे क्या किया गया भाई साहब, यहाँ पे क्या किया, ट्रॉली बैंक, आप लोगों ने मनी बैंक तो सुना ही होगा, यहाँ पे ट्रॉली बैंक शुरू किया गया। क्लियर। तो ये जो ट्रॉली बैंक है, ट्रॉली का मतलब क्या होता है, जब मरीज जाता है ना तो उसको लेटा के जो ट्रॉली से लेके जाते हैं, बहुत अस्पतालों में इसमें कमी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आराम से सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये कहाँ शुरू किया गया, जयपुर में शुरू किया गया, जहाँ अस्पताल का नाम है सवाई मानसिंह अस्पताल। नेक्स्ट क्या है, चलिए गौरी महेश्वरी, ये है गौरी महेश्वरी। अभी इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 जनवरी 2022, अब 24 जनवरी क्यों, क्योंकि देखिएगा हम लोग जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उसके 1 या 2 दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो इनाम है वो दिए जाते हैं। ओके, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये जब 2022 का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एकमात्र राजस्थानी है जिनको ये पुरस्कार मिला है 2022 में, तो ये सम्मानित किया गया। अब ये क्यों सम्मानित किया गया इसके बारे में बताता हूँ। ये सबसे छोटी टीचर है, किसमें, कैलीग्राफी में। अब कैलीग्राफी क्या होता है, यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे, तो कैलीग्राफी में आप बता देता हूं। यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना, अलग अलग डिजाइन दिख रही होगी एक रिटर्न में। तो ये कैलीग्राफी, ये जो लड़की है, ये छोटी टीचर है, इसकी इतनी मास्टर है कि इनके ऊपर गिनीज बुक का भी जो है रिकॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेज, सॉरी जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें अलग अलग कलाकृति की है जो कैलीग्राफी में आती है, ध्यान रखना। तो इनको कौन सा मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, ध्यान रखना। नाम क्या है, गौरी महेश्वरी इनका नाम है। क्लियर। चलिए यहां तक आप लोगों की क्लासेस हो जाती पूरी। तो आप लोगों को अब आ जाता है टिप देने का वक्त। तो आप लोगों को बता दूं जो करंट अफेयर्स हैं उसको पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, धीरे धीरे मैंने आपको पॉइंट बताए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड में बढ़ाता जाऊंगा। अब ये छोटी छोटी क्लासेस लंबी होती जाएगी, है ना, आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर कराता जाऊंगा ताकि कुछ भी हटे नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना कुछ, अगर हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गायब हो चुका है या कुछ मिला नहीं है, वो आप लोगों को टेस्ट में क्लियर कर दूंगा। ओके, अब बात आती है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला टिप आता है कि आप लोगों को, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपको पहले क्लास को देखना है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा फेज आता है, आप लोगों को क्या करना है, जब आप तक ये नोट्स पहुंच जाते हैं या आप खुद नोट्स बना रहे होते हैं, उसको दूसरी बार पढ़ लीजिए। बस 2 बार पढ़ना है आप लोगों को, उसके ज़्यादा करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको। ओके, 2 बार पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में कि हमने जो पढ़ा है वो याद है। अब याद करना आप लोग के ऊपर है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जैसे सप्ताह भर में आपकी जितनी क्लासें होगी उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं संडे को लाइव आकर आप लोगों के ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कराता जाऊंगा। मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये जो टिप है वो आप लोगों के लिए था, और साथ में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। सुमेर सर जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, तो जल्दी से ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स लगभग कुछ दिनों तक मुझे बता रहे हैं कि अभी कम ऑफर पे चल रहा है, तो कर लीजिए, है ना, ले लीजिए, क्योंकि फ़ायदेमंद का ही सौदा है, फ़ायदे का ही सौदा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसी अलग क्लासों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास, कुछ नया और कुछ चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश तो करेंगे कुछ चेंजेस करने की, फिर भी, है ना, कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए एंड हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।